हो जाएगा नहीं तो। कल पढ़ रहे थे क्या हैं? पपीता पढ़ रहे थे, उसी में आज आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें रिवीजन कर लेता हूं। या बोर्ड भी नहीं है? काला पेन ले रखा, कैसे चले? गर्मी हो रही है यार अच्छी खासी है। वो क्या बाहर क्या थोड़ा उमस वाला माहौल है बारिश के साथ। वो खोलो, क्या चिल्ड है बाहर माहौल, और अंदर जो है बिल्कुल बप गया माहौल। रिवीजन कर रहे हैं, देखो। केले में परिपक्वता सूचकांक क्या है? डिसअपेरेंस ऑफ एंगुलरिटी, जब एंगल जो होते हैं डिसअपेयर होने लगे। ट्रिपल ए ग्रुप में जो किस्में आ रही थी उसमें ड्वार्फ कैवेंडिश थी, ट्रिपल ए, डबल ए वो लिख दिया मैंने। ट्रिपल ए के अंदर ड्वार्फ कैवेंडिश है, ग्रोस मिसेल है। डिप्लॉइड किस्में कौन कौन सी है? डिप्लॉइड, लेडी फिंगर और कुनन। लेडी फिंगर और कुनन। जो राइजोम विविल था उसका नाम था कोस्मोपोलिटस सोर्डिडस। क्या नाम था? हाँ मेरे साथ रिपीट करो, कोस्मोपोलिटस सोर्डिडस। कोस्मोपोलिटस सोर्डिडस। और शुडोस्टेम विविल का नाम था ओडियोपोरस लोंगिकोलिस। ओडियोपोरस लोंगिकोलिस, इस तरीके से। ठीक है। और हमने इसके अलावा और भी बात करी थी, जैसे कि जो निमेटोड लगता है उसको कहते हैं रेडोफोलस सिमिलिस। क्या था? तो ये इतनी सारी बातें हमने पढ़ ली। इसमें जो सीगा चोका लीफ स्पॉट होता है उस फंगस का नाम है माइकोस्पेरिला म्यूसिकोला। क्या नाम था? हाँ बोलो, माइकोस्पेरिला म्यूसिकोला। जो मोको डिजीज हो रहा था उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? सूडोमोनास सोलेनोसिरम। क्या था? सूडो, इसको कहते हैं राल्सटोनिया सोलेनोसिरम, राल्सटोनिया। और जो एफिड इन सभी वायरस जनित रोगों को फैला रहा था उसका नाम था पेंटालोनिया, पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। ओके, अब आवाज आने लगी ऑनलाइन में? ठीक है, चलो। तो कल हमने पपीता की 3 प्रजातियां पढ़ी थी, बोलो। केरिका कैंडामारसेंसिस, केरिका पेंटागोना, केरिका कोलीफ्लोरा। तो कोलीफ्लोरा वायरस प्रतिरोधी है, ऊपर वाली दोनों जो है ठंड या फिर पाला प्रतिरोधी है, ऐसा हमने पढ़ा था। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सामान्य जानकारी हम लोग पढ़ ही रहे थे कल। उसी सामान्य जानकारी में एक छोटा सा पॉइंट लिखो, बोल रहा हूं। एक तत्व और पाया जाता है जिसको कहते हैं कार्पिन। पपीता में एक कार्पिन तत्व पाया जाता है, कार्पिन। जो जनरल इंफॉर्मेशन चल रही है उसी में लिखना है कार्पिन। ये जो है मूत्र व हृदय रोग में सहायक, मूत्र व हृदय रोग में सहायक, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए लिखना है, हृदय रोग में सहायक। और एक बिंदु आपको और ऐड करना है, ये पपीता एक पॉलीगेमस प्लांट। पॉलीगेमस का मतलब सभी प्रकार के जो है सेक्स फॉर्म इसके अंदर पाए जाते हैं। पॉलीगेमस प्लांट, पपीता एक पॉलीगेमस पौधा है। पपाया इज ए पॉलीगेमस प्लांट हैविंग ऑल सेक्स फॉर्म्स। मतलब इसमें नर मादा और द्विलिंगी तीनों प्रकार के फूल आते हैं। नर मादा और, यानी ऑल 3 सेक्स फॉर्म प्रेजेंट, ऑल 3 सेक्स फॉर्म प्रेजेंट। मतलब इसमें सभी प्रकार की सेक्स फॉर्म पाई जाती है, नर है, मादा है और द्विलिंगी। कैसे होता है अभी हम पढ़ेंगे उसके तुरंत बाद। तो ये अभी जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। ये 2-3 पॉइंट आप लोग और इसमें लिख लीजिए। तो पपीता पॉलीगेमस प्लांट है, ऐसा प्रश्न भी आया हुआ पहले। फिर आपको जलवायु लिखनी है। तुम खुद ही बता दोगे कि जलवायु कैसी चाहिए, क्योंकि जलवायु वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। जलवायु उष्ण चाहिए, कैसे चाहिए? तो पपीता एक प्रकार का उष्ण कटिबंधीय प्लांट, उष्ण कटिबंधीय ऐसा। सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना है, इंपॉर्टेंट लगा के, कि इसकी खेती हेतु उपयुक्त तापमान। पपीता की खेती हेतु उपयुक्त तापमान 30 है क्या? शाबाश। 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है क्या? वेरी गुड। लिखो 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड।
लिखना है 22 से 26, अंकुरण के लिए 30, ये आपको याद रखना। 22 से 26 को आपको लगाना है मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रिपल स्टार। प्रश्न आ जाएगा कि पपीता की खेती के लिए उपयुक्त तापमान बताओ, जैसा कि पहले आ रखा है, फर्स्ट ग्रेड में ऐसे प्रश्न काफी आ रखा है। अंकुरण वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये लिखा जो इंपॉर्टेंट। 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना है। फिर आपको लिखना है पाले के प्रति संवेदनशील, हमें पता ही है भाई पपीता पाले के प्रति संवेदनशील है, तो ये पाले के प्रति संवेदनशील। पाले से सबसे ज्यादा नुकसान पपीता को ही होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील लिख लो या संवेदनशील, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आगे लिखना जल भराव के प्रति भी संवेदनशील, जल भराव के प्रति यानी वाटर लॉगिंग के प्रति भी संवेदनशील, जल भराव के प्रति संवेदनशील, जल भराव के प्रति संवेदनशील, जल भराव के प्रति संवेदनशील। ये तीनों पॉइंट हमने पहले पढ़ रखे जब हमने पाले वाला और लू वाला और जल भराव वाली बातें तीनों मेंशन कर रखी, खाली तापमान वाला नहीं, ये याद रख लेना। तो ऐसे बेसिक पॉइंट लिख लो, फिर अपन और काम की चीज पर मूव कर रहे हैं। लिख लिया सभी ने? ये सबसे ज्यादा याद रखना, ये इसको अति महत्वपूर्ण लगा लेना, 22 से 26, ठीक है। अब लिखो पौधरोपण, 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 ठीक है, गुड। ये बेसिक पॉइंट लिखने का कि कभी पौधरोपण का क्या सीन, क्या गर्मी हो रही है मस्त वाली है, इसको खोल तो रहे लेकिन लिख लिया पौधरोपण सबने? ये किसी का छूट तो नहीं रहा? गुड। तुम खुद बताओ भाई पौधरोपण दूरी कितनी रखेंगे, जो पहले पढ़ा वहीं से। हाँ तो बिल्कुल, तो पौधरोपण जो है दूरी का मतलब जो रो और प्लांट का डिस्टेंस है वो 2 × 2 मीटर रखना, ठीक है ना। और जो पूसा नन्हा है उसका बताओ तुम। तो जो पूसा नन्हा इसकी बोनी किस्म हम सबको पता ही है, तो पूसा नन्हा जो किस्म है, पूसा नन्हा किस्म है तो उसके लिए दूरी रखते हैं 1.25 × 1.25 मीटर। और ऐसी दूरी रखेंगे तो पौधे कितने लगेंगे 1 एकड़ में? 6400 पौधे। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आ रखे हैं ना, मैंने कहा था जोबनेर यूनिवर्सिटी में पूछा था प्रश्न कि पपीता की पूसा नन्हा के कितने पौधे लगते हैं, तो ये 6400 पौधे लगते हैं। ये दोनों ही पॉइंट हमने डिस्कस कर रखे हैं पहले। गड्ढे का आकार लिख लेना, गड्ढे का आकार, गड्ढे का आकार। तो गड्ढे का आकार वैसे तो हमने 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर पढ़ाई है, ऑप्शन में नहीं आए तो 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर, मतलब जो गड्ढा खोदेंगे वो 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदे, 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर का, मतलब 1.5 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा, 1.5 फीट गहरा, ये गड्ढे की साइज। ये नीचे टाइल लगी हुई है, ये लगभग टाइल जो है 2 फीट होगी, 2x2 की, 2x2 की, इससे थोड़ा छोटा गड्ढा चलेगा। तो ये सामान्य जानकारी अपने जो है हो गई। अब इसमें वो भी देखना कि मृदा की गहराई जो होती, गहराई वो भी 45 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए कम से कम पपीता के केस में। बाकी तो 2 मीटर, मृदा की जनरली 2 मीटर, लेकिन इसमें मृदा की गहराई कम से कम 45 सेंटीमीटर। तो मृदा की जो गहराई है गाइस, वो गहराई, उपयुक्त गहराई कम से कम होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम 1.5 फीट गहराई तो होवे तो ही बात बने। 45 सेंटीमीटर, 1 फीट में 30 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 मीटर के अंदर 3.25 फीट हो, ये बेसिक सी बात, ठीक है ना। और 1 फीट में कितने इंच होते? 12 इंच। 1 फीट में 12 इंच, आधे फीट में 6 इंच, और 1 फीट में सेंटीमीटर कितना होता है? 30 सेंटीमीटर, तो 2 फीट में 60 सेंटीमीटर, 1.5 फीट में 45, तो 1.5 फीट, 1.5 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा, 1.5 फीट गहरा, और 1.5 फीट इसकी गहराई होनी चाहिए। ये बिल्कुल सामान्य बिंदु है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं।
अब आप सभी को इधर देखना, अब सभी आगे ध्यान दीजिए, ये लिख लिया होगा सबने एवरीबॉडी। अब बोर्ड की तरफ देखना आगे। अब हम थोड़ी सी यहाँ बात करने वाले हैं बीज दर। बीज दर में थोड़ी सी विवादास्पद स्थिति हमेशा रहती है पपीता के केस में। उसका पीछे कारण रहता है कि हमारे पास में कोई प्रमाणित किताब है नहीं, तो उसके चक्कर में हमारे समस्या रहती है। पपीता में दो प्रकार की किस्में आप जान गए हो, एक तो है डायोसियस। पपीता में दो प्रकार की किस्में हैं, एक तो है डायोसियस किस्म गाइस, और एक पपीता के अंदर कौन सी किस्म है, गाइनोडायोसियस किस्म। गाइनोडायोसियस, गाइनोडायोसियस दो तरीके की किस्में हैं। मेरे हिसाब से ये भी हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। पपीता मूल रूप से डायोसिस होता है। पपीता मूल रूप से कैसा है, डायोसिस ही है पपीता, जो प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति में पाया जाता है। डायोसिस शब्द का मतलब होता है नर और मादा अलग अलग पौधे पर पाया जाए। तो पपीता में ये समस्या है कि जो है कुछ पौधों के ऊपर तो नर आते हैं और मादा किसी दूसरे पौधे के ऊपर जो है आते हैं। तो ये एक समस्या हो गई, बहुत बड़ी वाली समस्या। नर मादा का अलग अलग पौधे पे पाया जाना ही डायोसिस कहलाता है। किसानों के लिए वो समस्या खड़ी हो गई। तो अब आप भाई, खजूर में तो हमें फिर भी पता था कि अगर आपने जो है सकर्स जो लिया है, जो ऑफ शूट लिया है, मादा से लिया है तो मादा निकलेगा, नर से लिया तो नर निकलेगा। इसमें समस्या है, हम बीज को देख करके ये थोड़ी जान, सर्कुलर रहने दो प्लीज। तो उसमें क्या है, पपीता के बीज को देख के हम नहीं पहचान सकते कि नर मादा। कौन तुम्हारे में से पहचान सकता है बीज को देख के नर और मादा? जो तो लिंग के देख के पहचाना, फिर लिंग देख के तो पता चलेगा नर है या मादा। तो लिंग किधर है, फूलों में। तो अब देखो ऐसे, पपीता के पौधे को आपने लगा दिया, उसके 50 दिन बाद में फूल आ जाएंगे। खेत में लगाने के 50 से 60 दिन के बीच में पुष्पन हो जाता है। तो आप फूल को देख करके पहचान लो। तो नर फूल इस प्रकार से आते हैं गुच्छे में। नर फूल ऐसे आएंगे, छोटे छोटे फूल आते हैं, क्योंकि खाली उनमें पुंकेसर ही होता है, मादा भाग तो होता नहीं। तो नर फूल जो आते हैं पपीता के पौधे में, वो इस प्रकार से जो है पेनिकल रूप में ऐसे आते हैं, छोटे 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 नर फूल आते हैं। तो हम दूर से देख के पहचान लेते। थोड़ी सी डंडी होती है, डंडी के ऊपर फूल आते हैं। मादा फूल जो आएंगे पौधे पे, मादा फूल क्या है कि बड़े से फूल होते हैं, मादा फूल बड़े होते हैं। तो मादा फूल को आप लोग जो है आराम से देख करके पहचान सकते हैं, क्योंकि उनमें अंडा से सीधा दिखता है। भाई फीमेल पार्ट है तो उसमें डिंब ग्रंथियां दिखती है आपको कि भाई हाँ ये छोटा पपीता दिखता है, अंडा से मतलब छोटा पपीता। जैसे परागन होगा वो बड़ा पपीता बन जाएगा। तो आप देख करके पहचान सकते हैं। इन दोनों का जो मीडियम रूप के अंदर जो फूल होता है वो आपका उभयलिंगी होता है, जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं। तो तीन तरीके के पौधे, नर भी होते हैं, मादा फूल भी आते हैं, द्विलिंगी भी फूल आते हैं। अब इसमें किसान के पास में देखो समस्या क्या है, ये पूरा का पूरा किसान के पास में खेत है। तो वो क्या करता है, एक एक गड्ढे के अंदर दो दो पौधे लगा देता है। फार्मर ये करेगा कि एक एक गड्ढे में दो दो पौधे लगाए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये भी जो है डायोसिस है, उसको पता थोड़ी कि नर कौन सा और मादा कौन सा। तो वो एक एक गड्ढे में दो दो पौधे लगा दिए। तो ये एक एक गड्ढे में दो दो पौधे लगा दिए उसके। जैसे 50 दिन हुए, 50-60 दिन में जैसे ही फूल आने लगे, तो उसको प्रारंभिक अवस्था में ही पता चल गया कि नर एक मादा है। तो उसने पूरे खेत में से नरों को काटना चालू कर दिया। भाई आपने 100 पौधे लगाए थे, 100 में से 50 नर 50 मादा, प्रायिकता तो यही हो सकता है, 2-5 ऊपर नीचे। तो इसमें से वो पूरे में से क्या करेगा, नर नर को हटा देगा, नर नर को हटा देगा, खाली 10% नर रखेगा। कितने रखेगा, बीच बीच में। मैंने एक दिन तरीका बताया था आप लोगों को कि नर पौधे सही लगाने का तरीका क्या होता है। हर तीसरी लाइन में हर तीसरा पौधा, अगर अपने को पता हो, हर तीसरी लाइन में हर तीसरा पौधा नर लगाए, तो बीच बीच में किसान कहीं कहीं पे नर रख लेगा, ताकि पराग कणों की सप्लाई प्रॉपर होती रहे। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि पपीता के बगीचे में डायोसिस किस्मों में नर मादा अनुपात कितना होना चाहिए। तो नर मादा अनुपात 1:10, यानी कि जो 10 मादा पौधे हैं तो कम से कम क्या होना चाहिए, 1 नर। या हमने ये भी बोला था कि 10% नर पौधे होने चाहिए, 10% नर पौधे। हमने उस अनफ्रूटफुलनेस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि नर पौधों की सप्लाई करने वाले पौधे को पोलिनाइजर, एक शब्द तो है पोलिनेटर, एक है पोलिनाइजर। पोलिनेटर का मतलब क्या होता है, जैसे मधुमक्खी एक पोलिनेटर, पोलिनेटिंग एजेंट, जो इधर से उधर परागकणों को ले जाते हैं। लेकिन ऐसे पौधे जो नर है उनको कहते हैं पोलिनाइजर्स। क्या कहते हैं, याद रखना, प्रश्न आएगा तुम्हारे डबल में कि पोलिनाइजर्स होते हैं, कीट होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, फल वृक्ष होते हैं। तो क्या होता है, फल वृक्ष ही होते हैं पोलिनाइजर। अब ये किसानों की समस्या को समाधान करने के लिए वैज्ञानिकों ने कौन सी किस्में विकसित कर ली आजकल,
गायनोडायोसिस वेराइटीज इंट्रोड्यूस हो गई। गायनोडायोसिस वेराइटीज के अंदर जो है, जैसे पूरा का पूरा खेत है, उस खेत में कुछ पौधों के ऊपर तो गायनो मतलब क्या होता है, मादा। मैंने ये अच्छे से समझा रखा स्टार्टिंग में। कुछ पौधों के ऊपर जो है मादा फूल आता है और कुछ पौधों के ऊपर द्विलिंगी फूल आते हैं। कैसे आते हैं गाइस? द्विलिंगी फूल आते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले अच्छे तरीके से समझाई थी कि गायनोडायोसिस क्या होता है, गायनोमोनोसिस क्या होता है, अभी मैंने इसमें वापस हमने बात करी थी कैलन। तो मैंने आपको कहा था कि डायोसिस का मतलब तो होता है दो पौधे। क्या होता है? डायोसिस मतलब दो पौधे, और गाइनो का मतलब होता है मादा, और एक पौधे के ऊपर द्विलिंगी फूल आते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया था शायद। कौन कौन था जब ये फूलों का प्रकार पढ़ा रहा था? कौन कौन नहीं था? कौन कौन नहीं था? बस। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी ऐसा बड़ा शब्द कोई आपके समझ में आए, जैसे वो शब्द क्या हो सकता है? गाइनोमोनोसियस, गाइनोडायोसिस, एंड्रोमोनोसिस, एंड्रोडायोसिस, ये चारों शब्द हो सकते हैं। जहां जहां डायोसिस आएगा उसका मतलब होगा अलग अलग पौधा, जहां जहां मोनोसिस आएगा उसका मतलब एक पौधा, जहां गाइनो आएगा उसका मतलब मादा है, जहां एंड्रो आएगा उसका मतलब नर है। और द्विलिंगी तो हो गई होगा, जो चारों प्रकार मैंने बताया उसमें द्विलिंगी तो है। जैसे अब उसी के आधार पर मैं वापस समझाऊंगा जब वो क्लास लूंगा तब। तो डायोसियस का मतलब दो पौधे हैं, गाइनो का मतलब मादा है, और द्विलिंगी तो होती होती स्थिति। तो आपने जैसे एक खेत के अंदर जैसे पपीता का बगीचा लगाया, तो पपीता में कुछ पौधे तो आपको कैसे दिखेंगे? फीमेल, और कुछ पौधे कैसे मिलेंगे? द्विलिंग। तो यहाँ पर जो आपका नर है, ये पोलन ग्रैंड है, ये जो है, ये पोलन ग्रैंड इस मादा को भी जो है एक तरीके से परागित करेगा, और इसमें जो है यहाँ पर भी किसी और के जो है यहाँ पर पोलन ग्रैंड आ जाएंगे। तो इसके अंदर नर भी तो है, मादा भी है। भाई एक ही खेत के अंदर आपने बहुत सारे पौधे ऐसे लगा रखे हैं जिसमें से मान लो जैसे 30 पौधे मादा के हैं और 70 पौधे क्या है? द्विलिंगी। तो द्विलिंगी के अंदर तो नर भी है, तो वहां से परागकणों की सप्लाई हो रही नहीं हो रही, तो हर पौधे पर फल लगेंगे इसमें, क्योंकि मादा के ऊपर तो फल लग ही रहे। ये जैसे फल लग गया, ये क्या है? ये क्या है? ये पपीता। ये क्या है? ये भी पपीता है। ये है पपीता। ये इसको तो क्या राउंड शेप फ्रूट, राउंड शेप, और ये है लॉन्ग शेप। ये हकीकत है, ऐसे फल आते हैं दोनों तरीके के। द्विलिंगी में भी तो मादा है, राइट? द्विलिंगी फूल में मादा है तो यहाँ पर भी फल बनेगा, और इसमें तो फल बनेगा ही क्योंकि ये मादा ही है अपना आप। ये अंडाशय है, वहां तो फल बनने ही बन। अरे बाप, यहाँ पर अंडाशय है, ये इधर भी यहाँ अंडाशय, तो ये अंडाशय में फ्रूट बनेगा। ये मैंने जो फलों का आकार बनाया है ये मैंने जनरल नॉलेज के लिए बनाया, लेकिन बात सही, जितने भी मादा फूल होते हैं उनसे गोल फल आते हैं, और जितने भी द्विलिंगी फूल होते हैं उनसे कैसे बना? लंबे। और पहले सुपरवाइजर में किसी ने पढ़ रखा है, टेस्ट में ज्यादा अच्छा कौन सा? लंबे वाला। कभी भी पपीता आप खरीदने जाओ तो पपीता में जो लेवल टेस्ट आएगा वो किसमें आएगा? लॉन्ग टाइप फ्रूट के अंदर आएगा। आप खरीद के देख लेना। पपीता खरीदने के दो ही तरीके हैं। नंबर 1, जो फ्रूट लॉन्ग शेप है उसको खरीदो, हमेशा मीठा निकलेगा, गारंटेड है। जो गोल है उसकी कोई गारंटी नहीं। एक है जिस पपीता में जितना वजन ज्यादा है वो उतना ही मीठा ज्यादा निकलेगा, ये भी गारंटेड मामला। वो फ्रूट लिया आपने, एक में थोड़ा हल्का वजन है, एक में ज्यादा वजन है, तो ज्यादा वजन वाला पपीता हमेशा कैसा निकला? मीठा निकला है। ये लेवल है, ठीक है ना? अब बीज दर में भी वही फर्क है। देखो, आपको कोई पूछ ले कि सामान्यतः बीज दर कितनी चाहिए, सामान्यतः, तो सामान्यतः बीज दर है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर। ये आपके 12वीं की बुक में दे रखा है, उसमें ये नहीं लिखा है कि गाइनोडायोसिस है या डायोसिस, उन्होंने सीधा बीज दर ये लिखा हुआ कि भाई है 250 से 300 ग्राम। मेरी बात समझ लो, नॉर्मल बीज दर। लेकिन कई बुक के अंदर डायोसिस किस्मों की बीज दर दे रखी है 400 से 500 ग्राम, जैसे हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है या इस तरीके। तो आपको अगर वो पूछे कि डायोसिस किस्मों की कितनी बीज दर है, तो आप 400 से 500 करनी चाहिए। 12वीं की किताब में ये बीज दर दे रखी है 150 ग्राम। कितनी दे रखी है? खाली 150 ग्राम ही दे रखी है। हालांकि मेरी नजर में तो 150 ग्राम भी ज्यादा होगी, क्योंकि अपने कई मिलने वाले किसान है जो इसकी खेती करते हैं। जैसे आजकल पपीता के किसान, कई लोग पपीता उगाते हैं तो पौधे मंगाते हैं सीधा। पपीता को अगर अपन खुद उगाते हैं तो बहुत समस्या आती है, जैसे डूब जाते हैं। जैसे 10 ग्राम का एक पैकेट आता है, आजकल एक वेरायटी चल रही है पूरे भारत में, रेड लेडी 786। क्या नाम?
रेड लेडी ताइवान रेड लेडी 700। 10 ग्राम का जो पैकेट आता है उसके 4000 रुपए लगते हैं, और उसके अंदर लगभग जो बीज आते हैं वो बीजों की संख्या होती है 600 से 700। कितनी होती है? तो इनमें से सारे उगते नहीं। मान लो कि इसमें से कितने बीज ही उगे, खाली 400 ही उगे, ठीक है ना, तो अभी 10 ग्राम से 400 पौधे तैयार हो जाए। 100 ग्राम से कितने पौधे हो जाएंगे? 4000 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? जबकि पपीता को आप 2 इंटू 2 मीटर पर लगाते हो ना, तो 2500 पौधे ही चाहिए एक एकड़। कितने चाहिए? तो एक तरीके से देखा जाए तो भी 100 ग्राम भी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन नॉर्मल के लिए 150 भी ज्यादा। तो 12वीं की बुक में ये लिखा हुआ है कि गाइनोडायोसिस के तो है 150 ग्राम, डायोसिस लिखा हुआ ही नहीं, उन्होंने सीधा ये लिखा है पपीता की बीज इतनी हो। अब प्रश्न आ जाए तो आपको इसके अनुसार ही करना है, ऑप्शन देखकर कि भाई पपीता की बीज दर कितनी होती है, तो 250। गाइनोडायोसिस किस्मों की क्या होती है? अलग से लिखा कि डायोसिस की कितनी होती है, तो 400-500, क्योंकि अपने पास में ऑप्शन नहीं ऐसा। तो ये थोड़ा थोड़ा तुम्हारा समझ में आई बात, ज्यादा कुछ समझने वाली बात थी नहीं, बस आगे बढ़ो। अब कुछ नॉर्मल पॉइंट है और, पपीता के ऊपर पाई जाने वाली जो बीज पर चिकनी परत होती है उसको क्या कहते हैं? सार्कोटेस्टा। ये भी हमें पता है, सार्कोटेस्टा मतलब बीजों पर पाए जाने वाली चिकनी परत, बीजों पर पाई जाने वाली, बीजों पर पाई जाने वाली चिकनी परत। इस चिकनी परत को क्या कहते हैं? ये इसके परागण को भी जो है दिक्कत पहुंचाती है। मतलब परत, मतलब परागण में, परागण का मतलब एक तरीके से परागण क्या है? अंकुरण। मतलब ये चिकनी परत होती है, इसकी वजह से अंकुरण नहीं होता, तो हम क्या, जो रात में रगड़ते हैं बहुत बार, तो अंकुरण जल्दी होता है। तो ये सार्कोटेक्स का कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और ये क्लाइमेट्रिक फल, कैसा फल है? क्लाइमेट्रिक। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ ही लिखो, इसलिए आप लोग वो वाला भी लिखो, क्योंकि अब जो है किसमें लिखेंगे अपन, किसमें बहुत सारी है। ये तो लिख लिया था, इसको 1 सेकंड के लिए तुम्हारे हिसाब से बनाना है, मैंने तो समझाया है लंबा चौड़ा। सर जामुन और फिग नॉन क्लाइमेट्रिक है या क्लाइमेट्रिक? देखो अंजीर तो क्लाइमेट्रिक है, जामुन मेरे हिसाब से नॉन क्लाइमेट्रिक होना है। क्लाइमेट्रिक जामुन क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। और अंजीर तो क्लाइमेट्रिक ही है। अंजीर तो हमने बहुत खाए अपने, अंजीर अपने राजस्थान में आने वाले टाइम पे बहुत अंजीर होंगे। अपने यहाँ जलवायु बहुत अच्छी है अंजीर के लिए। अंजीर एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट हमने यहाँ उदयपुर में लगा रखे, अभी हमने खूब खाए थे। बारिश का मौसम, जैसे ही बारिश आती है अंजीर पकते हैं, बारिश का मौसम आता है अंजीर पकते, जामुन भी तभी पकते। तो हमने एक ही बगीचे में अंजीर जामुन आम सब खाए थे, फिर मैंने उसकी रील भी अपलोड कर रखी है। तो आम ही आम लग रहा है, अंशन यही बगीचा है उदयपुर में। डन। आजकल डायोसिस किस्मों का प्रचलन धीरे धीरे बंद ही हो गया, लगभग। आजकल डायोसिस किस्में फार्मर लगाते नहीं, खाली गाइनो डायोसिस किस्में लगाए। एक जनरल नॉलेज मैंने पहले बताया, वापस बता। गांव में जो किसान कई सालों से परंपरागत रूप से पपीता की खेती करते हैं, उनको पपीता का काफी नॉलेज। वो बीज को देख करके बता देंगे कि नर निकलेगा कि मादा निकलेगी। तो मैंने पूछा, मैंने पूछा, मैं गांव में कहीं जाता हूँ, कोई अनुभवी फार्मर मिलता है तो मैं बहुत बातें करता हूँ बुजुर्ग से। वो ये कहते हैं कि जो बीज जितना ज्यादा काला है वो मादा निकलेगा, जो बीज जितना ज्यादा काला है वो फीमेल ही निकलेगा, जो जितना भूरा है वो नर निकलने के चांस ज्यादा। एक तो ये, और एक मेरे समझ में नहीं, अनुसंधान की बात है, हमारे गांव में अभी भी जो लोग पपीता की खेती करते हैं वो क्या करते हैं कि इसके तना जो होता है उस तने के अंदर बांस ठोकते हैं और उससे मादा नहीं हो जाते हैं पौधे। मतलब वो क्या करते हैं, जैसे इंडा जो है नर है, तो उसके बीच में क्या मादा ऐसे ठोकते हैं, वो इसके आर पार जो है कुछ कुछ मांस ठोक देते हैं, उससे मादा फूलों की संख्या बढ़ जाती है। मतलब ऐसे नर पौधे जिनमें बांस ठोकते हैं, मैंने वीडियो भी बनाया ऐसे, मेरे को इसका राज नहीं पता चला, अभी पूछूंगा और कईयों को पूछा लेकिन सही उत्तर मिला नहीं मेरे को। या तो उसमें यूं हो सकता है कि उसमें जो पोषक तत्व है
उसकी मात्रा ज्यादा जाती है तो नर होते हैं, उनकी मात्रा जो है कम हो जाती है नाइट्रोजन वगैरह की, तो उससे फीमेलनेस जो है इंड्यूस होती है, एक कारण ये भी हो सकता है। डन। किसी की छूटा तो नहीं? बहुत बढ़िया। तो पपीता कौन से खरीदोगे अब हमेशा? ये ट्राई करके बताना मेरे को। पपीता ठंडा आ रही, पपीता आ जाएंगे मार्केट में, लेके मत आना, ट्राई करो पहले तो खुद पता करो हैं। ये लिख लो। फिर अपन किस्मों में एंट्री कर रहे हैं। अंकुरण क्षमता। अंकुरण क्षमता 3 महीने तक रहती है वैसे पपीता के बीजों में, उसके बाद में इनकी वाइबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये जो जर्मिनेशन या सीड वाइबिलिटी रहती है ये 4-3 मंथ्स। होती है। पपीता में टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेलनेस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वो मैं बताऊंगा। हमेशा तापमान बढ़ने पे नर फूलों की संख्या बढ़ जाती है, कुकुरबिट्स में है, पपीता में है, सब में फर्क पड़ता है। प्रकृति है, प्रकृति है, प्रकृति में कई चीजें और होती है, वैज्ञानिक लोगों को पता नहीं, अनुसंधान कर रहे हैं। जो साइंटिस्ट कई सालों से काम कर रहे होते हैं किसी एक फील्ड में, तो जो अभी अभी वो जैसे आते हैं तो उनको हम खेतों में घुमाने ले जाते हैं, तुम भी डबल बन जाओ, तुमको मौका मिलेगा। तो वैज्ञानिक लोग किसान ऐसी ऐसी बात पूछ लेते हैं, वैज्ञानिक को समझ यार ऐसे कैसे हो सकता, फिर वो लिखते हैं उसको, यार ये किसान, क्योंकि किसानों को तो 100 साल का अनुभव है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुभव है वो ज्यादा सही, तो वो सोचते हैं यार ये क्या चक्कर है। तो वो खुद क्या कोशिश करते हैं, फिर वो करते हैं यार हाँ यार ये तो हमने सुना ही नहीं, और ऐसे ऐसे बीमारी बताते हैं, फिर वो वैज्ञानिक लोग हाथ खड़ा कर दिया, यार इसके बारे में हमको पता नहीं, और कोई तुमको बताएंगे इलाज। ऐसी समस्या आती है बहुत। डन। अब लिखे उन्नत किस्म, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें लिख लेना WO 2025 26 पेपर हो। उन्नत किस्में चैप्टर डाल दो, और पपीता की किस्मों का प्रश्न पहले WO में आया हुआ है, मैं याद करा दूंगा, इस बात की गारंटी, परीक्षा में आएगा तो सही तुमको करना है। उन्नत किस्में लिखनी है बेटा, इंप्रूव्ड वेराइटीज कहते हैं, इंप्रूव्ड वेराइटीज, इंप्रूव्ड वेराइटीज। स्टूडेंट्स, उन्नत किस्मों का मतलब है इंप्रूव्ड वेराइटीज। 2 प्रकार की किस्में हैं, तो दोनों प्रकार की किस्में आप लोग लिखें, साथ में लिखना अलग है, और याद कराना मेरा काम, ये मैं याद करा दूं। याद हो रही नहीं हो रही चीजें, याद हो रही थी, हो जाएगी। इधर तो लिखनी है डायोसियस किस्में, डायोसियस, डायोसियस। अभी एक बार डायोसियस लिखेंगे पहले पहले। डायोसियस किस्मों में जो सबसे फेमस वेराइटीज है, उसके अंदर नॉर्मल वाली किस्में पहले, को 1, को 2, को 4, को 5, को 6, ये को सीरीज की ज्यादातर किस्में डायोसियस, को सीरीज की मेजोरिटी ऑफ वेराइटीज। इनमें मैं काफी सारे संकरण भी लिखाऊंगा, ये संकरण आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं बस। जैसे को 4 एक वेराइटी है, उसका संकरण होता है को 1 इंटू वॉशिंगटन, को 1 इंटू वॉशिंगटन, वॉशिंगटन, ठीक है ना, को 1 इंटू वॉशिंगटन, को 4 किस्म का संकरण। तो एक तो को 1, को 2, को 4, को 5, को 6, ये को सीरीज की ज्यादातर किस्में डायोसियस। और अब जो लिख रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो सबसे पहली वैरायटी है पूसा ड्वार्फ, पूसा ड्वार्फ, ऐसे लिखिए, पूसा ड्वार्फ, पूसा ड्वार्फ। दूसरी लिखनी है पूसा जायंट, स्टूडेंट्स लिखिए पूसा जायंट, और फिर लिखनी है पूसा नन्हा, पूसा नन्हा। इस प्रकार से आपको ये तीनों किस्में लिखनी है, पूसा ड्वार्फ, पूसा जायंट, पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ, पूसा जायंट, पूसा नन्हा, लिखिए। अब इसमें भी और काफी सारी चीजें लिखाऊंगा, इसलिए ध्यान से। पूसा जायंट के बारे में कुछ बिंदु लिखेंगे, जैसे जायंट शब्द से पता चलता पौधा काफी बड़ा होता है, तना काफी मजबूत होता है इससे। पूसा जायंट, जायंट शब्द से बना, गिगेंटिक मतलब जायंट यानी बड़ा। तो इस पौधे के बारे में 2-3 बिंदु।
ऐसे तीर का निशान लगा के यहाँ जो भी पॉइंट लिख रहा हूँ वो सभी पूसा जायंट के बारे में लिखूंगा। तो पूसा जायंट के बारे में सबसे पहले लिखना तेज हवाओं को प्रति सहनशील, तेज हवाओं के प्रति सहनशील, तेज हवाओं को सहन करने वाली किस्म, तेज हवाओं के प्रति सहनशील, पहला बिंदु लिखो प्रति सहनशील, तेज हवाओं के प्रति सहनशील, पहला पॉइंट। दूसरा लिखना है डिब्बा बंदी हेतु उपयुक्त, डिब्बा बंदी हेतु उपयुक्त, डिब्बा बंदी कैंडी बनाने हेतु, कैंडी व टूटी फ्रूटी बनाने हेतु, समझ गए, टूटी फ्रूटी, टूटी फ्रूटी बनाने हेतु, एस टूटी फ्रूटी फॉर मेकिंग टूटी फ्रूटी। क्या तुम जानते हो टूटी फ्रूटी किसको, वो 10 रुपए की वो पीने जाती है वो, तो कलरफुल छोटी, पान, पान मीठा पान, तंबाकू का पान तो नहीं खाते तुम लोग, कौन कौन तंबाकू का पान खाते? पान के भी अलग अलग प्रकार होते, तुम्हें पता, मीठा पान, कोई तंबाकू वाला पान, और भी कई चमत्कार वाले पान आते। गुजरात में ये बहुत फेमस है, मसालेदार, गुजरात। देखो टूटी फ्रूटी कोई नहीं जानता तो मैं उसको बताऊंगा पहले, उससे भी बनती, इससे भी बनती, अरे चुप रहो, ऐसा वो इससे भी बनती। टूटी फ्रूटी पता कैसे बनाओगे तुम लोग, मैं बताता हूँ, पहले फोटो देखो इधर, TUP है, बात क्यों कर रहे हो, हेलो, सही तो नहीं लिखा ये। अब ये टूटी फ्रूटी, चेरी बोलते हैं कई लोग, चेरी चेरी कहते हैं। अब ये टूटी फ्रूटी हम कैसे बना सकते हैं, जैसे पपीता को लेना है कच्चा, कैसा लेना, कच्चा पपीता, छिलका उतार लेना ऊपर से, ठीक है, छिलका उतारने के बाद में उसको पानी में उबालना बढ़िया, एक साइड में चाशनी उबाल दो, ठीक है, चाशनी बढ़िया बना दो, और इधर वो पपीता को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो, ऐसे जैसे ये काट रखे, फिर उसको कुछ नहीं करना, बढ़िया से चाशनी के अंदर डालो, बढ़िया चाशनी के अंदर डुबोए रखो, फिर निकालो, फिर उसको सुखा दो, कलर डाल दो, अगर कलरफुल बनानी है तो ऐसे कलर, तो अलग अलग प्रकार के कलर बन जाएंगे। देखो ऐसे मैं तुमको एक शॉर्ट्स बताता हूँ, मजा आएगा, बिल्कुल सरल तरीके, घर पे बना सकते हो, कोई खास बात नहीं। कोई वीडियो आएगा कोई बात बनेगी, सुबह से इंटरनेट नहीं चल रहा है, घर पे बनाओ ना, कल ही बनाना, लेके आना, ठीक है, लेकिन थोड़ी सूखने के बाद लाना। अरे पूरा लिख नहीं पाया था, एक शॉर्ट्स में ही समझ जाओगे तुम लोग, लेकिन शॉर्ट्स है कहाँ, ये रहे, अरे यही 2 मिनट की तो वीडियो है, शॉर्ट्स ही है, और क्या, ज्यादा आवाज नहीं आनी। एक तो इंटरनेट इतना रोता रोता चलता है ना, जिंदगी से विश्वास उठ जाता है। चाशनी, एक तार के 2 तार,
ये ले, 2 मिनट लगेंगे। अपने यहाँ और कुछ विकसित देशों में क्या फर्क है? जैसे अपने यहाँ बीएससी हम पढ़ रहे हैं, देखो कोई बात नहीं, बीएससी सब कर रहे हैं, तो वहां क्या है कि कॉलेज वालों को कोई काम ही नहीं है लड़कों से। कॉलेज वालों को एक ही काम है कि बच्चों को कैसे परेशान करें। तुम्हें पूरे दिन वहां बिठाए रखेंगे, तुम्हारे कोई काम है, एक साइन के लिए तुम 2 घंटे 4 घंटे, तुम्हारी टाइम का कोई कीमत ही नहीं है। जैसे विदेशों में ये रहता है कि बच्चों को सिखाते हैं, तो फिर क्या उनके दिमाग में नया नया बिजनेस आइडिया आता है। मतलब अगर ये जैसे ये 2 मिनट में तुम सीखे, अब इसी तरीके से हर चीज सिखाते हैं, जैम जेली मुरब्बा, ये सारी चीजें वहां प्रैक्टिकल सिखाते हैं। तो दिमाग में क्या आइडिया आता है कि मैं कैसे नया अपना स्टार्टअप चालू करूं। और फिर गवर्नमेंट उनमें कॉलेज में सारी सुविधा रहती है कि बच्चे को लोन चाहिए तो लोन गवर्नमेंट कैसे उनको अवेलेबल कराए, तो कॉलेज से ही फॉर्म वॉर्म भर भरा के और लोन के लिए अप्लाई कर दो। 4 जनों ने मिलकर कोई हाँ भाई लोन मिले वापस चुका दें, नहीं चुकाते हैं तो भी माफ करने का सिस्टम देते कि भाई नहीं चुका पाए, बच्चों ने प्रयास किया, नहीं है तो ये पैसे माफ कर दो। तो उससे क्या एक प्रमोशन मिलता है और लोग जो है अच्छा करते हैं। अब इसमें कुछ नहीं था लेकिन किसी ने बताया नहीं, जबकि अपन तुम कल बना के लिया ना, रूम पे रहते हो। पहले मैं एक लड़के को हमने जेली बनाई थी एक बार 12th में, 11 12 में मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो ये बनवा दो फटाफट से। कुछ देर नहीं लगी, एक स्टोव लिया उधर से और कर करा के ये ले कैंडी, सब सीख गया 1 ही मिनट में। तो मैं पहली बार जेली बताई थी, तो लड़का कल अगली क्लास में जो है जेली बना के ले आया था। अमन नागर नाम है उसका, अमन नागर। अभी वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आ गया होगा। तो ऐसा, तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए चीजें है नहीं जितना बना रखा। ये तो मैंने ये पूछा जायंट में लिखने दोनों बिंदु, अब पूछा नन्हा में भी लिखनी है कुछ बात। अब पूछा नन्हा में लिखो, पूछा नन्हा वैरायटी से प्रश्न आने के 100% चांस। ये यहाँ पे जो भी बिंदु लिखूंगा वो सभी पूछा नन्हा के बारे में। पूछा नन्हा लिखिए, पूछा नन्हा में सबसे पहले तो आपको पता है ये बोनी किस में, बोनी किस। फिर आपको लिखना उत्परिवर्तित किस्म, म्यूटेशन के जरिए डेवलप कर रखा है। उत्परिवर्तित किस्म म्यूटेंट वेराइटी, उत्परिवर्तित किस्म यानी म्यूटेंट वेराइटी। इसी प्रकार से आगे लिखना है किचन गार्डन हेतु उपयुक्त, किचन गार्डन ऑब्लिक गमले में लगाने हेतु, गमले में लगाने हेतु या छत पर लगाने हेतु, छत पर लगाने, क्योंकि पौधा छोटा होता है काफी सारा ना, लगाने हेतु, लगाने हेतु। और एक यहाँ पर लिखना आगे आपको कि सघन बागवानी हेतु उपयुक्त, उच्च सघन रोपण, सघन उच्च सघन रोपण या सघन बागवानी हेतु या सघन रोपण हेतु यानी एचडीपी हेतु, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। दूरी हमने पहले पढ़ रखी है 1.25 इंटू 1.25 6400। ये सारे बिंदु आपको पूछा नन्हा में लिखना। डायोसिस किस्में अगर हमें याद है, इसका मतलब गायनोडायोसिस किस्में सारी बची। तो मैंने एक ट्रिक बता रखी है डीजे नाइट, तुम्हें याद भी है, ट्रिक है डीजे नाइट इन पंजाब। एक ट्रिक है डीजे नाइट, पूसा ड्वार्फ, पूसा जो है नन्हा, पूसा पूसा जाइंट, पूसा पूसा ड्वार्फ, पूसा जाइंट, पूसा नन्हा और पंजाब स्वीट, एक वैरायटी और आगे पंजाब स्वीट। ये अगर तुमको ट्रिक याद है, इसका मतलब तुम्हारे पपीता का जो टॉप लेवल का प्रश्न है वो सही हो जाए। पपीता से, पपीता की किस्मों से प्रश्न, पपीता आते ही किस्मों से ही प्रश्न आएगा, ये भी ध्यान रखना। 99% चांस है, कभी और बात भी आ सकती। प्रश्न पहला आता है कि कौन सी किस्म किसकी है, जैसे पूछा नन्हा किसकी किस्म या पूछा दूसरी किसकी किस्म। कई बार यह प्रश्न आता है डायोसिस कौन सी, गायनोडायोसिस कौन सी, जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। और आजकल नया ट्रेंड है संकरण का, पपीता का संकरण भी पूछते हैं। तो मेरे साथ रिपीट करो, डीजे नाइट इन पंजाब, डीजे नाइट इन पंजाब, पूसा ड्वार्फ, पूसा जायंट, पूसा नन्हा, पंजाब स्वीट। इसके नीचे एक किस्म लिख लो जिसका नाम है पंजाब स्वीट, ऐसे लिख लो पंजाब स्वीट, पंजाब स्वीट। बेटा लिखो पंजाब स्वीट। ये सारी किस्में आप लोग को सीरीज में तो ज्यादा टेंशन नहीं, को वाली सारी इसकी, एक दो को छोड़ करके सभी को वाली डायोसिस। तो ये डीजे नाइट इन पंजाब, पूसा ड्वार्फ, पूसा जायंट, पूसा नन्हा और पंजाब स्वीट। डीजे नाइट इन पंजाब, ट्रिक याद रखें, डीजे नाइट इन पंजाब। ये लिखो डीजे नाइट इन पंजाब, पंजाब स्वीट के आगे लिख दो पंजाब, डीजे नाइट इन पंजाब, डीजे नाइट इन पंजाब, ठीक है ना ऐसा। अब लिखिए गायनोडायोसिस वेराइटीज,
उधर अब अच्छे से आपको नीचे लिख लें, कोई बात नहीं। ये तो डायोसिस होगी, डीजे नाइट इन पंजाब से हमें याद रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? डीजे नाइट इन पंजाब, उषा ड्वार्फ, उषा जायंट, उषा नन्हा, पंजाब सूट। मेरे साथ रिपीट करो, डीजे नाइट इन पंजाब, डीजे नाइट इन पंजाब। क्या बात है। लिखिए अब गाइनोडायोसिस, बेटा लिखो गाइनोडायोसिस, गाइनोडायोसिस वेराइटीज, तुरंत लिख लीजिए। गाइनोडायोसिस कौन कौन सी वेराइटीज होती है जो गाइनोडायोसिस। इसमें आप लोग आराम से लिखिए, फटाक आराम से, फटाक से का मतलब नहीं होता है जल्दी जल्दी लिखो, आराम से का मतलब नहीं होता। लिखिए इसमें सबसे पहले है को3, उसके बाद में आप लिखिए को7 तो है ये, अर्का सूर्या, क्या नाम है? अर्का सूर्या। इसको कई बार सूर्या भी कह दो सीधा। पूसा सूर्या आम की किस्म। इसी प्रकार से एक वेराइटी जिसको कहते हैं अर्का प्रभात, नई किस्म, ये भी आ सकती है एग्जाम। अर्का प्रभात पूछ सकते हैं किसकी किस्म, अर्का प्रभात। आगे लिखनी है को7। ये मैंने इसलिए लिखी कि ये चारों संकर किस्म है। इन चारों के संकरण चूंकि हमने लॉन्ग ईयर में भी सभी बच्चों ने याद कर लिया, अभी आज की तारीख में मैंने याद करवा दिया सब, तो तुम लोगों से भी अपेक्षा की जाती है कि तुमको तो याद हो ही जाए। जब 11वीं वाले बच्चों को याद हो सकते हैं तो तुमको क्या है, तुम्हारे लिए कोई संकरण वंकरण याद करना कोई डबल वालों की बड़ी बात है क्या? वही बात है। देखो को3, को3 में कुछ भी नहीं है, को2 इंटू सनराइज सोलो, को2 इंटू सनराइज सोलो, ऐसे लिखिए, को2 इंटू सनराइज सोलो। को3 का संकरण है को2 इंटू सनराइज सोलो। अर्का सूर्या का संकरण है सनराइज सोलो, सनराइज सोलो इंटू पिंक फ्लैश स्वीट, इंटू पिंक फ्लैश स्वीट, पिंक फ्लैश स्वीट, सनराइज सोलो इंटू पिंक फ्लैश स्वीट। अर्का प्रभात में लिखना है कुछ ही नहीं है, अर्का सूर्या, अर्का सूर्या इंटू ताइनुंग 1, अर्का सूर्या इंटू ताइनुंग 1, अर्का सूर्या इंटू ताइनुंग 1। को7 का संकरण भी कुछ नहीं है खास, इसका संकरण है कूर्ग हनीड्यू, कूर्ग हनीड्यू, कूर्ग हनीड्यू इंटू CP85, CP85, CP85 या CP85, CP85। ओके, ये चार संकरण अपने को याद होने चाहिए। इन चारों में से एक संकरण हर साल पीजी में 11 सब एग्जाम में आते ही आता फाइनल, इन चार में से एक संकरण आते ही आता। लेकिन तुम्हारे डबल का कैसा पेपर आएगा, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि डबल में अपन जो पढ़ेंगे ना उसमें से हॉर्टिकल्चर का पूरा पेपर बैठना चाहिए, तब तो मेरा पढ़ाना सार्थक है, नहीं तो कुछ मतलब नहीं। अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें से पूरी मेहनत करेंगे अपन, तो अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें से आने ही आने चाहिए, 10 क्वेश्चन 10 से 10 आने चाहिए, तो कोई बात बने, नहीं तो कोई मतलब नहीं। छोड़ूंगा तो नहीं पढ़ाना नहीं आए तो भी ऐसे छोड़ोगे नहीं, कोशिश कर सकते, देखो छोड़ थोड़ी जाएगा। तुम क्या कर रहे हो, मुझे कर रहे हो बेटे है। तो को3 का क्या है, को2 इंटू सनराइज सोलो, अर्का सूर्या क्या सनराइज सोलो इंटू पिंक फ्लैश स्वीट, और अर्का प्रभात का अर्का सूर्या इंटू ताइनोम, और को7 का गुरगम। देखो को3 का स्टार्ट हो रहा है को2 इंटू सनराइज सोलो, सनराइज सोलो को वापस जो आगे लाओ, सनराइज सोलो इंटू पिंक फ्लैश, अर्का सूर्या को फिर आगे लाओ, अर्का सूर्या इंटू ताइनोम 1, और फिर कुछ मत लाओ। इस वेराइटी को 5 बार पढ़ना याद हो जाएगी, मैं 3 दिन तक तो मैं रिपीट करवाता रहूंगा, ठीक है ना। अब लिखो इसी में और किस्म, ये तो संकरण वाली पे। अब दो सबसे बढ़िया किस्में और है, एक तो है पूसा मेजेस्टी, गाइस आपको लिखना है पूसा मेजेस्टी, हमने पहले पढ़ी हुई है। और एक वैरायटी है पूसा डेलीशियस, पूसा मेजेस्टी और पूसा डेलीशियस, पूसा मेजेस्टी और पूसा डेलीशियस, ये दोनों भी बहुत अच्छी किस्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि पपीता की किस्मों से ही प्रश्न आता है। तो पूसा मेजेस्टी एंड पूसा डेलीशियस आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ पपीता। अन्य में और लिखना आगे, रेड लेडी, लाल लुगाई। भाई रेड लेडी का मतलब क्या होता है, और क्या, ताइवान, ताइवान। फिर आगे लिख लो कूर्ग हनीड्यू, वैसे अपन ने लिख लिया उधर वापस, कूर्ग हनीड्यू,
वॉशिंगटन भी इसी की वैरायटी, वॉशिंगटन ऐसे लिख लिए, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन, पूर्व हनीड्यू और वॉशिंगटन, वॉशिंगटन मेजर मेजर वैरायटीज यही है। अति महत्वपूर्ण दो किस्में यहां लिख रहा हूं। अति महत्वपूर्ण का मतलब होता है मोस्ट इंपोर्टेंट। रेनबो एंड सन अप, रेनबो और सन अप दो किस्में हैं। ये दोनों किस्में जो है ये इसकी ट्रांसजेनिक क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप्ड है, ट्रांसजेनिक किस्में। ये इसकी है गाइस ट्रांसजेनिक वेराइटीज, ट्रांसजेनिक किस्में। तो ये इसके ट्रांसजेनिक किस्में है, ये अपने को ध्यान रखना ही रखना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आया हुआ प्रश्न। निम्न में जो रेनबो और सनअप जो है किसकी किस्में है, तो ये इसके ट्रांसजेनिक है पपीता की, रेनबो और सनअप। पहली सनअप जो सनअप है ये तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ पपाया पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट है, फर्स्ट फर्स्ट वेराइटी तो ये है, ठीक है ना, फर्स्ट। तो सनअप पहली ट्रांसजेनिक है, दूसरी रेनबो, रेनबो एंड सनअप दुनिया भर की ट्रांसजेनिक वेराइटीज में से ये है। अब इनको याद करने की भी हम कई बार ट्रिक पढ़ते हैं, वो नेमराज सुंडा वाली ट्रिक, DMTCSS, DMTCSS सबको याद है? ये नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं, कोई भी ट्रिक तब तक ट्रिक नहीं बनती जब तक आप उसको बार बार नहीं पढ़ो। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके नाम बहुत अटपटे से हैं लेकिन फेमस होने से उनका नाम हमारी जबान पे हो गया है, वो फेमस हो गया। जैसे अरिहंत, तुम आज कोई अरिहंत नाम लो तो यार क्या ही पुराना नाम, जबान पे आता अपने को पता ही नहीं चलता अगर कोई फेमस ब्रांड है क्या। ऐसे कई कंपनियां, रिलायंस क्यों लग रहा है, ऐसे और भी अच्छे अच्छे नाम वाली कई कंपनियां लेकिन जानते नहीं। जियो कोई नाम होता है, जियो, जियो क्या है, जियो हजारों साल, ऐसा वाला जियो तो है। तो अब वो फेमस हो गया तो हमारे जबान पर। अब DMTCSS मैं तुमको 3 दिन बताऊंगा तो अपने आप निकलेगा, बोलो DMTCSS, उषा ड्वार्फ, नहीं सॉरी, उषा डेलिशियस, उषा मेजेस्टी, ताइवान, कुरगेनेड्यू, सूर्या, सनराइज सोलो। कहाँ लिखिए, लिखित है नहीं, यहाँ लिखिए, सनराइज सोलो लिखी हुई है कि नहीं, तो इधर और इसको वापस और भी लिख सकते हो, सनराइज सोलो, सनराइज सोलो। तो ये किस्में हम दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। इस ट्रिक में सारी किस्में कवर नहीं हो रही क्योंकि नहीं है कुछ, जैसे अर्का प्रभात नहीं किस्में तो इसमें नहीं हो रही। बोलो DMTCSS, DMTCSS, उषा डेलिशियस, उषा मेजेस्टी, ताइवान, कुरगेनेड्यू, सनराइज सोलो, सूर्या, DMTCSS। DJ नाइट इन पंजाब, उषा ड्वार्फ, उषा जायंट, उषा नन्हा, पंजाब स्वीट। 4 संस्करण आपके सामने लिखे हैं, बोलो को3, को2 इंटू सनराइज सोलो, अर्का सूर्या, सनराइज सोलो इंटू पिंक फ्लैश स्वीट, अर्का प्रभात, अर्का प्रभात, अर्का सूर्या इंटू ताइनू 1, को7, कुरगेनेड्यू इंटू सनराइज सोलो। एक नई किस्म पंत प्रभात, हाँ CP पिक्चर, को7 का मैंने बोला क्या, वापस बोला, कुरगेनेड्यू इंटू CP पिक्चर्स। पंत प्रभात किसकी बताओ, अमरूद, पंत प्रभात अमरूद की, अर्का प्रभात इसकी। अब अपन पता है क्या कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं। जो आपके अर्थव्यवस्था वाले जो सर हैं, अर्थव्यवस्था नहीं अर्थशास्त्र, तारीख कितनी बताओ, 21। देखो अर्थव्यवस्था को तो क्या कहते हैं अपने, इकोनॉमी, क्या कहते हैं, इकोनॉमी, और अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स, राज व्यवस्था पॉलिटी क्या कहते हैं, पॉलिटी, और राजनीति पॉलिटिक्स। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, कितना अंतर है, अंतर है भाई, अंतर है बहुत ज्यादा। ओके गाइस, तो ये कुछ हमने, बताओ पपीता की खेती के लिए कितना तापमान चाहिए,
22 से 26। पपीता के लिए गड्ढे कितने खोदोगे? और कब गहराई कितनी होनी चाहिए? और नहीं तो क्या, कोई खास बात थी क्या? ये याद रख लेना। तुम अच्छा कर रहे हो, बाकी गुड। अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ते रहो। सर को बोल